सिंकोट्रॉन या सिंकोसाइक्लोट्रॉन। सिंकोसाइक्लोट्रॉन डीज के मध्य आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति व आयन की कोणीय आवृत्ति के मध्य कालिक तुल्यता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि डीज पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित करके आयनकारी कण को एक ही वृत्ताकार पथ पर गति करने हेतु बाध्य कर दिया जाए तो आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति तथा वृत्ताकार पथ की कोणीय आवृत्ति के मध्य कालिक तुल्यता बनी रहती है। यहाँ पे सिंकोसाइक्लोट्रॉन की बनावट दिखाई गई है, उसका चित्र दिखाया गया है। इसमें एक डीज लगा होता है, इसमें एक ही डीज होता है जो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य निर्वातित कक्ष में रखा जाता है। इस डीज में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को जोड़ करके इसे भूसंपर्कित कर दिया जाता है और इसमें यहाँ पर जो निर्वातित कक्ष है उसमें आयन स्रोत के लिए एक जगह बनी हुई है और एक निर्गत आयन पुंज के लिए भी एक खिड़की लगी होती है। तो इसकी बनावट देख लेते हैं। सिंकोसाइक्लोट्रॉन में केवल एक डीज प्रयुक्त की जाती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किया गया था। प्रायोगिक व्यवस्था में डी को निर्वातित कक्ष में बड़े बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। डीज तथा भूसंपर्कन के मध्य 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत संयोजित किया जाता है तथा चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगभग 15,000 गाउसियन चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहां चुंबक का द्रव्यमान लगभग 4,000 टन होता है। अब इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं। सिंकोट्रॉन में डीज के बाहर निकलते समय तथा प्रवेश करते समय आयन त्वरित होता है। एक तो निकलेगा तब और एक प्रवेश करेगा तब, अर्थात एक चक्कर में यहाँ भी 2 बार आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है जैसे साइक्लोट्रॉन में होती है। त्वरित आयन के लगभग 15 से 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात स्थिर विद्युत व चुंबकीय विक्षेपकों की सहायता से आयन सिंकोट्रॉन से बाहर निकल जाते हैं, परंतु आयन के सिंकोट्रॉन में रहने के समय तक आयन की समकालिकता बनी रहती है। यदि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आयन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा क्यू बी अपॉन एम, जो कि हमने साइक्लोट्रॉन में निकाली है, ओमेगा हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ऊपर और नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ओमेगा आ जाएगा क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन में ई। अपेक्षिकता के सिद्धांतानुसार यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण ई होता है के प्लस एम नोट सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको एम नोट सी स्क्वायर प्लस सी कर देंगे। एम सी स्क्वायर को यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा आ जाएगा क्यू बी अपॉन में एम नोट 1 प्लस के एम नोट सी स्क्वायर। आवृत्ति न्यू निकालना चाहें तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम है, एम को वापस एम नोट 1 प्लस के अपॉन एम नोट सी स्क्वायर रख देंगे और यहाँ से न्यू आ जाएगा न्यू नोट 1 प्लस के अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, जहाँ न्यू नोट सिंकोट्रॉन की अनापेक्षिकीय आवृत्ति कहलाती है क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम नोट। अब देख लेते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर। आर होता है हमारा जैसा हमने साइक्लोट्रॉन में निकाला एम बी अपॉन क्यू बी, तो आर यहाँ से हो जाएगा पी अपॉन क्यू बी, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में भी सी और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा पी सी अपॉन क्यू बी सी। यहाँ पी सी को हम लिख सकते हैं रूट ई स्क्वायर प्लस माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा और हम आर को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको थोड़ा डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी करेंगे, इसको एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 से बाहर निकाल करके यहाँ पर इससे एक ऐड कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आर आ जाता है रूट के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन में क्यू बी सी। अर्थात सिंकोट्रॉन में जैसे जैसे आयन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है इसकी पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है, परंतु सिंकोट्रॉन द्वारा केवल भारी आवेशित कणों को ही त्वरित किया जाता है, हल्के आवेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा पर हल्के आवेशित कणों के विकिरण ह्रास द्वारा ऊर्जा ह्रास की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से सिंकोट्रॉन से केवल भारी कणों को ही आवेशित किया जाता है, हल्के कणों को नहीं। अब देखते हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का उपयोग उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपेक्षिकीय रूप से वेग में वृद्धि के साथ साथ उनका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। अतः 1940 में क्रस्ट ने उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हेतु जिस त्वरित्र का निर्माण किया उसे बीटाट्रॉन कहते हैं। यह चुंबकीय प्रेरण त्वरित्र भी कहलाता है। सिद्धांत: बीटाट्रॉन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के नियमानुसार
किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये हम पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का प्रयास करता है, जबकि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति कराने हेतु बाध्य करता है, जैसे साइक्लोट्रॉन में किया था। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर भी आयन निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है। बीटाट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार समंजित होता है कि कण को वृत्ताकार त्रिज्या परिवर्तित नहीं होती, कण की जो वृत्ताकार त्रिज्या है वह परिवर्तित नहीं होती है, वही बनी रहती है, सेम रहती है, तथा वह उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है। यहाँ पर बीटाट्रॉन की संरचना दिखाई गई है, जिसमें ये लक्ष्य है और इसे टोरॉइड आकार का निर्वातित कक्ष लिया जाता है। इसमें दोनों साइड एक साइड निर्वात पंप है, दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन गन का स्रोत होता है और इसके अंदर पटलित स्टील से बने चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जिससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बीटाट्रॉन में एक टोरॉइडी आकार का निर्वातित कक्ष लिया जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। जब विद्युत चुंबक को 50 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है, डोनेट के एक भाग में इलेक्ट्रॉनों का अंतःक्षेपण हेतु इलेक्ट्रॉन गन, जबकि डोनेट के निर्वात की स्थिति बनाए रखने के लिए दूसरे साइड में निर्वात पंप लगा हुआ है। कार्य प्रणाली देख लेते हैं। जब डोनेट पर विद्युत चुंबक द्वारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो डोनेट चुंबकीय तल के लंबवत होता है। अतः प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण आरोपित करता है। साथ ही त्रिज्यिक दिशा में क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। अतः जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में शून्य से वृद्धि होनी प्रारंभ होती है तो डोनेट के छिद्र से इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इलेक्ट्रॉन डोनेट में अंतःक्षेपित किए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दिए जाते हैं, फिर वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन का अंतःक्षेपण होता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उनकी गति होती है। वक्रानुसार जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर पर पहुंचकर पुनः घटना प्रारंभ होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 0 से T/4 समयांतराल में होती है। इसके पश्चात मंदन प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। अतः स्थायी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन हेतु फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E होगा -d∅/dt और विद्युत वाहक बल है E × 2πr = d∅/dt, तो E आ जाएगा -1/2πr d∅/dt। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत बल F क्या हो जाएगा -E × कैपिटल E। यहाँ E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, तो E की वैल्यू पुट कर देंगे तो F आ जाएगा E/2πr d∅/dt। वृत्ताकार पथ में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल EVB, जो कि QVB होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए Q = E है, तो EVB = mv²/r, तो EB हो जाएगा mv/r। यहाँ से mv आ जाता है EBr, तो mv होता है संवेग, p हो जाएगा EBr और dp/dt आ जाएगा ER dB/dt, मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इसका संवेग क्या होता है, बदलता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F होता है dp/dt, तो F आ जाएगा ER dB/dt। यहाँ से F की वैल्यू पुट कर देंगे तो E/2πr d∅/dt आ जाएगा ER × dB/dt। E से E कैंसिल हो जाएगा और d∅/dt आ जाएगा 2πr² dB/dt। यहाँ से d∅/dt आ जाएगा 2 × d/dt πr² × b। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दर के दुगुने के बराबर होती है। यहाँ पर यह πr² भी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और dt से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो तीव्रता की दर हो जाएगी इसके दुगुने के बराबर। दुगुना है वो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन से प्राप्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरित होने का समयांतराल 0 से T/4 होता है। अतः यदि माना बीटाट्रॉन में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स यदि φ = φ0 sin ω t, जहाँ φ0 2πr² b0 है।
चूँकि इलेक्ट्रॉन के अंतःक्षेपण के पश्चात 0 से T/4 समय अंतराल में ही इलेक्ट्रॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित होता है, अतः T/4 हो जाएगा π/2 ओमेगा। अतः प्रति कक्ष औसत ऊर्जा का मान इस समय अंतराल में इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के गुणनफल के समाकलन के बराबर होगा। तो ई एवरेज हो जाएगा 1/π/2 ओमेगा और 0 से π/2 ओमेगा तक इसका समाकलन करेंगे ई dφ/dt इंटू dt। यहाँ से ई एवरेज निकालेंगे, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। फाई को फाई नोट साइन ओमेगा टी रख दिया है और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ से, और फिर उसका समाकलन किया तो कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो गया। इस पर लिमिट लगा दी और पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, तो हमारे पास ई एवरेज आ गया। थोड़ी ये कैलकुलेशन करने के बाद में 4e ओमेगा r स्क्वायर इंटू बी नोट। उपरोक्त व्यंजक इलेक्ट्रॉन की प्रति कक्षा औसत ऊर्जा को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा T/4 समय अंतराल में तय दूरी v इंटू T/4 हो जाएगा dt/4 इक्वल्स टू v इंटू π/2 ओमेगा, और ये तय दूरी d है वो T/4 समय में तय दूरी dt/4 हो जाएगी πv/2 ओमेगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है 2πr। इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा T/4 अंतराल में तय दूरी अपॉन में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में दूरी। तो n आ जाएगा πv/2 ओमेगा इंटू 1/2πr। यहाँ से n आ जाएगा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या हो जाएगी v/4 ओमेगा r, और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो जाएगी n इंटू ई एवरेज। n की वैल्यू रख देंगे v/4 ओमेगा r और e की वैल्यू रख देंगे 4e ओमेगा r स्क्वायर बी नोट। यहाँ से हमारे पास ऊर्जा e आ जाएगी VER बी नोट। यह बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का व्यंजक है, जिससे स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन को इच्छित ऊर्जा मान तक त्वरित किया जा सकता है, परंतु यह संभव नहीं होता है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा हास करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे विकिरण हास कहते हैं। अतः इस हेतु अत्यधिक भारी चुंबकीय द्विध्रुवों की आवश्यकता होती है। तो ये था बीटाट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है।